हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जो कि है क्लास 11th का चैप्टर। तो जैसे कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो कि स्पेशली एचपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रहेगा। हम अपने इन वीडियो लेक्चर्स में सिर्फ एचपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और एचपी बोर्ड्स की जो डेरिवेशंस आती हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ चैप्टर हम थोड़े से और क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी करेंगे, जैसे कि नीट और जेई के। तो जिन बच्चों को सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ एचपी बोर्ड के लेक्चर्स ही देखें, और उसके बाद जब जब चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जिसको नेक्स्ट तैयारी करनी है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो भी हम आपको करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस हमारे जितने भी जो लेक्चर्स होंगे उसमें जो भी मैं आपको करवाऊंगा वो आपने एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में लिखना है। मींस मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा आपने वही चीज़ें अपने पेपर में लिखनी है। आपको किसी भी बुक वगैरह को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में जब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला पॉइंट आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, उसको आपने साइड पे अपनी कॉपी पे नोट करते जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर स्टडीड। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, और वो मटेरियल जो है उस पर बहुत सारी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस लग रही हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मटेरियल है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक मटेरियल है और आप उस पर कोई बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। बाहर से फोर्स लगाने पर अगर उस बॉडी की साइज, शेप वगैरह या उसकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाए, मतलब उसका साइज चेंज हो जाए या उसकी शेप में चेंज आ जाए, सो दैट फोर्सेस आर कॉल्ड योर डिफॉर्मिंग फोर्सेस। मतलब जो किसी भी बॉडी को डिफॉर्म कर दे, उसकी शेप, उसको शेप से चेंज कर दे। ठीक है, तो कि मटेरियल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के अंडर, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस, ठीक है, जो बाहर से लगाए गए डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं, उनको स्टडी किया जाता है। स्टडी कौन करता है कि जैसे इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं वो इनको ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी उसको स्टडी करते हैं। फिर आगे ये इंजीनियरिंग में बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में या कंस्ट्रक्शन वर्क्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, या फिर आपकी जो मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं उनमें इसका यूज़ होता है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक करके डेफिनेशंस को लिखेंगे। डेफिनेशंस के बाद फिर आगे केसेस बढ़ते जाएंगे और उसके बाद हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, तो चलिए लिखते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स होती है द फोर्स विच चेंजेस the size and shape of the body। एक ऐसी फोर्स जो कि किसी भी बॉडी के साइज या शेप को चेंज कर दे या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, दैट फोर्स इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एक बॉडी है इस तरीके से, और मान लो आप उसको इस तरीके से बाहर की तरफ आप उस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, तो मान लो अगर उसकी लेंथ पहले एल थी, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद मान लो उसकी लेंथ में कुछ चेंज आया, डेल्टा एल, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल। तो चेंज कितना आया, डेल्टा एल का, तो एल प्लस डेल्टा एल। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई हो कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स को और कैसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग होता है। तो जब स्प्रिंग के साथ आप नीचे एक लोड अटैच कर देते हो, यानी लोड अटैच करके मान लो इसका मास m है, तो क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग का लोड है इसका नीचे की तरफ वेट लगेगा mg। तो जो mg वेट नीचे की तरफ लगेगा वो क्या करेगा, इस स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो वो नीचे की तरफ जो लोड लगेगा वो इसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के हम फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। उसके बाद हाँ आगे है हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि जैसे हम फिर से अगर एक एग्जांपल ले स्प्रिंग वाले केस की, तो आपको पता है कि जैसे हमारे पास जो स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग में क्या होता है कि ऐसे आपके पास एक स्प्रिंग है और नीचे लोड लगा है, अगर इसका मास m है
तो जब इसके नीचे डिफॉर्मेशन आएगी इस वेट mg की वजह से, डिफॉर्मेटिंग फोर्स नीचे को लगेगी तो डिफॉर्मेशन आएगी, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो वाली फोर्स कौन सी होती है, वो होती है रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको आप पहले पढ़ चुके होंगे, F = -kx, है ना, जिसमें k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या करता है, आप नीचे खींचोगे तो स्प्रिंग ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब वो अपनी शेप को जो है वो दोबारा से रीगेन करने की कोशिश करता है, और उसे हम कहते हैं, हमारे पास कौन सी फोर्स है, वो हमारे पास है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, द फोर्स which helps the body to regain its original size and configuration after the removal of deforming forces। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसकी, ठीक है, आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। देखो क्या लिखा है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, द फोर्स विच हेल्प्स द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन या साइज एंड शेप कुछ भी कह सकते हो। तो एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को अपनी दोबारा शेप रीगेन करने में हेल्प कर दे, लेकिन कब हेल्प करेगी, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, जब उस बॉडी पे लगने वाली डिफॉर्मिंग फोर्सेस जो है वो क्या हो जाएं, रिमूव हो जाएं। जब उस बॉडी पे लगने वाली जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उस केस में आपकी जो फोर्स होती है वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास ये स्प्रिंग है, और मान लो ये स्प्रिंग है आपके पास, और ये स्प्रिंग से आपने मास m अटैच किया है, तो अगर हम इस मास m को यहाँ से हटा दें तो स्प्रिंग एकदम से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मतलब जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, यहाँ पे फोर्स कौन है, यहाँ पे फोर्स उसका वेट है, ठीक है। फोर्स कौन सी है, उसका वेट W = mg है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस को आप हटा देते हैं, उसके बाद जो फोर्स जो बॉडी को उसकी ओरिजिनल शेप और साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कि जो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है, तो देखो जैसे मान लो कि आप मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग ले रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या ले रखी है, एक स्ट्रिंग ले रखी है, और यहाँ ले रखा है एक लोड। तो रीस्टोरिंग फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, देखो जो तो इस स्ट्रिंग जो है, ये जो स्ट्रिंग है वो किस मटेरियल से बनी हुई है, और साथ में ये अमाउंट ऑफ लोड कितना है, मतलब ये लोड आपने कितना ले रखा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ लोड कितना है, और साथ में ये जो स्ट्रिंग है वो किस मटेरियल से बनी हुई है। तो ये तो खैर एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से जो मैंने लिखा है उसको एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अंडर द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर स्टडीड, ठीक है, अंडर विच एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर स्टडीड, एंड द फोर्स which changes the size and shape of the body। तो ये डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो डेफिनेशंस का, ठीक है, और एज इट इज आपने एग्जाम में ये इस तरीके से आपने इसको लिख देना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि कोई बॉडी कितना ज़्यादा जो है, कोई बॉडी वो कितनी इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है कि ये एक तरीके की एक प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक स्टील है और आपके पास एक रबड़ है, ये बड़ा ही कॉमन सा एक क्वेश्चन आता है कि एक आपके पास मान लो स्टील है और एक आपके पास मान लो क्या है, रबड़ है, ठीक है। तो पहले अगर मैं सिंपली रबड़ की बात करूँ तो आपको पता है कि जो रबड़ है उसकी कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। रबड़ की इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है कैसे, रबड़ है आप उसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो खींचने के बाद क्या होगा कि जैसे आप उसे छोड़ दोगे तो वो एकदम से अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। तो जो अपनी शेप को रीगेन कर ले बिल्कुल कम समय में, जो अपनी शेप को रीगेन कर ले,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडीज, उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडीज। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी कैन regain its original size and configuration, देखो ऊपर से ये size and configuration after removal of deforming forces, after the removal of deforming forces। तो इलास्टिसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, ठीक है, जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले डिफॉर्मिंग फोर्सेस के हटने के बाद, जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस खत्म हो जाएंगी। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशंस हो गई। और हम बात करते हैं रबड़ और स्टील की, है ना। तो देखो रबड़ और स्टील में एक क्वेश्चन बनता है कि दोनों में से ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है, कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। तो आप याद रखना, देखो मैं आपको लिख रहा हूँ कि आपके पास स्टील और रबड़ में से ज़्यादा इलास्टिक कौन है, तो आप कहोगे स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे जब मैं आपको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब हम यंग्स मॉड्यूलस पढ़ेंगे तब उसमें ये बात आएगी कि भाई स्टील ज़्यादा इलास्टिक क्यों है रबड़ के मुकाबले में। एक्चुअल में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है, जैसे स्टील और रबड़ में हम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को कैसे सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टील है आपके पास, तो स्टील को अगर आप ऐसे पकड़ के खींचोगे, मान लो स्टील की एक पतली सी पत्ती है, आप उसे पकड़ के खींच के छोड़ोगे तो वो एकदम से अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेंगी। लेकिन जो रबड़ है वो इतनी जल्दी नहीं कर पाएगी, रबड़ को खींच के छोड़ोगे तो वो स्टील से कम स्पीड में रीगेन करेगी। तो मतलब बोलने का मतलब है कि जो जितनी ज़्यादा जल्दी रीगेन करता है अपनी शेप को वो ज़्यादा इलास्टिक है। तो स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबड़, ठीक है, स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबड़, ये आपने याद रखना है। बाकी आगे आएगा इसका एक क्वेश्चन जो हम करेंगे। तो ये बातें आपको समझ आ गई हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज इट इज़ डेफिनेशंस आपने पेपर में लिखनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही आपने पेपर में लिखना है, ठीक है जी। तो हो गया। चलिए अब इसकी जो चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की इंट्रोडक्शन में लास्ट जो डेफिनेशन हमारी बनती है वो कौन सी बनती है, उसको देख लेते हैं एक बार। लास्ट डेफिनेशन बनती है कि हमारे पास प्लास्टिक बॉडी की या फिर प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो जैसे कि देखो इलास्टिसिटी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कुछ बॉडीज इलास्टिक होती हैं। एक चीज और नोट कर सकते हैं कि नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक। देखो दुनिया में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, ठीक है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो जाए। बोलने का मतलब है कि परफेक्टली इलास्टिक जो अपनी शेप को पूरी तरीके से रीगेन कर ले, जो अपनी शेप को पूरे तरीके से रीगेन कर ले आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऐसी बॉडी आपके पास, आपने उसे खींचा और खींच के छोड़ दिया, तो उसने अपनी जितनी वो बॉडी पहले थी उतनी ही बॉडी खींचने के बाद जब मैंने छोड़ी तो उतनी ही बॉडी वो वापस अपनी शेप पे आ गई। तो कह रहा है कि नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा नहीं है कि हर कोई बॉडी यूनिवर्स में, मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। मतलब एक हम मानकर चलते हैं कि ऐसी दो बॉडीज हैं जो परफेक्टली इलास्टिक की कैटेगरी में आती हैं, काफी हद तक ये इलास्टिक होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है आपके पास इसमें क्वार्ट्ज, और एक होती है आपके पास इसमें फोस्फर ब्रोंज। फोस्फर ब्रोंज। बेटा दो एग्जाम्पल याद रखनी है आपने, दो एग्जाम्पल याद रखनी है कि अगर आपसे पेपर में पूछ ले 1 मार्क क्वेश्चन, अगर आपके एचपी बोर्ड में पूछ ले भाई कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज एमसीक्यू में पूछ ले कौन सी होती, तो क्वार्ट्ज और फोस्फर ब्रोंज आपने वहां पे राइट आंसर टिक करना है, ठीक है। चलिए इलास्टिक पता लग गया। इलास्टिक मतलब बॉडी पकड़ी, खींची, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और जैसे ही छोड़ा तो भाई बॉडी दोबारा जिस पोजीशन पे थी, जिस शेप में थी, उसी शेप में दोबारा वापस बॉडी आपकी आ गई। बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जो लास्ट डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन की उसे कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन की जो लास्ट डेफिनेशन है आपके पास वो है प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की लास्ट आपके पास है डेफिनेशन, वो है प्लास्टिसिटी।
तो गाइज प्लास्टिसिटी कौन सी, प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, पहले तो ये प्लास्टिसिटी मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी है, तो हम बोलेंगे भाई द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी कैन नॉट रीगेन, a body cannot regain its original size and shape after removal of deforming forces. आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्सेस। बेटा बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। प्लास्टिक बॉडीज क्या हो सकती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास एक क्ले है, चिकनी मिट्टी जो होती है, मान लो मेरे हाथ में वो है, मैंने जैसे ही उसे खींचा और खींच कर मैंने छोड़ा, तो क्या वो अपनी शेप रीगेन कर लेगी? नहीं करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे आटा है, ठीक है, फ्लोर होता है, आटा होता है, फ्लोर को अगर हम पकड़ के खींचे ऐसे, तो क्या वो अपनी शेप रीगेन कर लेता है? क्या ऐसे छोड़ पकड़ के ऐसे खींचोगे तो क्या रीगेन कर लेगा? क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब इस टाइप की जो बॉडीज होती हैं वो प्लास्टिक बॉडीज होती हैं, इस टाइप की बॉडीज होती हैं प्लास्टिक बॉडीज। एंड द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटाने के बाद बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी, इसका मतलब है वो कौन सी बॉडी है? दैट बॉडी इज प्लास्टिक बॉडीज एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें तो आप लिख सकते हो क्ले, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो? क्ले, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। वेट क्ले भी लिख सकते हो, है ना, क्ले या वेट क्ले कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये प्लास्टिसिटी होगी आपके पास और ये प्लास्टिक बॉडी की आपके पास एग्जाम्पल हो गई। या आप घर पे जो अपना आटा यूज करते हो, फ्लोर यूज करते हो, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है जी, ले लिया। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गाइज आपने इसी तरीके से पढ़ते जाना है, एक एक डेफिनेशन को मेरे साथ करते जाना है। अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बाद में जब हम इसके कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे या हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज लिखवाऊंगा कि आपने पेपर में लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे पूरा यहाँ पे कि कंसीडर अ बॉडी ए ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो चलिए ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस हम अपना एक नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा टॉपिक थोड़ा सा करें कि किसी भी बॉडी का, जैसे मान लो सॉलिड बॉडी है, तो उसका इलास्टिक बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। सॉलिड बॉडी का इलास्टिक बिहेवियर कैसा होता है, कैसा इलास्टिक बिहेवियर होता है कि उनके बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, ठीक है। किसी भी बॉडी का इलास्टिक बिहेवियर कैसे हो सकता है? उनके बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो उसको हम अब यहाँ पे समझेंगे और आपने उसको नोट्स में डाल लेना है, बट बोर्ड के एग्जाम के लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। तो टॉपिक क्या है कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि जो सॉलिड्स हमारे पास होते हैं, उन सॉलिड्स के अंदर का जो इलास्टिक बिहेवियर है वो हम कैसे स्टडी करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मद्देनजर रखते हुए। तो देखो, जैसे हमारे पास क्या है, आपको दो तीन बातों के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सॉलिड बॉडी है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक सॉलिड बॉडी बनाई है ये, तो ये जो सॉलिड बॉडी होगी आपके पास, इस सॉलिड बॉडी में आपको पता है कि जो इसके अंदर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना। तो फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं और ये जो अपने पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं। तो इनके अंदर के जो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो कैसे होता है? तो इनका वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन में, मतलब ये अपनी मेन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन पोजीशन पे, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि वेव ट्रैवल करती है तो उसके अंदर भी पार्टिकल्स जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन में मूव करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। ये सॉलिड के बारे में आपको पता है और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब मेन बात पे आते हैं, ठीक है। देखो, इन सॉलिड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल एरे। कह रहे सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल एरे में अरेंज्ड है, मतलब 3D स्ट्रक्चर है जो मैंने यहां बनाया है। ये देखो,
ये मेरे पास कुछ एक क्यूब शेप का एक स्ट्रक्चर मैंने सॉलिड का बनाया है, और मैंने क्या किया है कि ये जो और ये वाला जो पार्टिकल है इसके बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उसको मैंने एक स्प्रिंग से यहाँ पे दिखा दिया। स्प्रिंग से क्यों दिखाया? क्योंकि देखो, पहली बात तो मैंने इनके बीच, सबके बीच में स्प्रिंग बनाया ना, मतलब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या है ये? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से मैंने इसको यहाँ पे बताया है। स्प्रिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाने में हेल्प कर रहा है, हम उसको शो कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, और साथ में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है विच इज इफेक्टिव व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज। जैसे मान लो सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी में आप कोई भी दो मॉलिक्यूल्स ले लो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पे दो, आपके पास सॉलिड के अंदर कोई दो पार्टिकल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब इन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, वो बहुत ज़्यादा हो जाए। देखो लिखा ना, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज। मान लो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इससे बहुत दूर चला जाए ऐसे पीछे को, तो जब ये दूर जाएगा तो दूर जाने पर क्या होगा कि ये स्प्रिंग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये दूर जाके यहाँ पहुँच गया, अब स्प्रिंग क्या चाहेगा भाई, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर से लगाई, तो स्प्रिंग क्या चाहेगा, इसको रीस्टोर करना चाहेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा। ठीक है, तो अब जब ये बाहर को गया तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगी रीस्टोरिंग वाली, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी, किस नेचर की होगी, वो अट्रैक्टिंग नेचर की होगी, है ना। तो देखो क्या लिखा है, द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब जब यहां से पार्टिकल दूर गया डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी ताकि वो उसको वापस अपनी पोजीशन पे ले जाए। स्प्रिंग को बताने का मतलब क्या है, स्प्रिंग हमने तो बताया है क्योंकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं ना सॉलिड चैप्टर में, तो इसलिए स्प्रिंग से हम उस फोर्स को डिनोट कर रहे हैं। वैसे जो ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, वो इतना है। ठीक है, ये डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल्स के बीच का, और इनके बीच में फोर्स जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। अब अगर मान लो जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो बड़ा छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाए, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज स्मॉल। मान लो कि इस वाले, ये वाला अगर पार्टिकल मैं यहाँ बना दूँ और ये वाला पार्टिकल मैं थोड़ा इसको पकड़ के अंदर की तरफ कंप्रेस कर दूँ, तो ये थोड़ा अंदर जाके यहाँ आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों, ये तो कंप्रेस हो गया, तो कंप्रेस होने पर क्या होगा, कंप्रेस होने पर क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब देखो कौन सी फोर्स लगेगी, द रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगी। कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगी, क्योंकि जैसे ये पास में आएगा तो पास में आने पर ये आपकी रीस्टोरिंग ये आपकी अप्लाइड वाली फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, और अब रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो इस तरफ को लगी मेरी डिफॉर्मिंग फोर्स और इस तरफ को लगी मेरी रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये पार्टिकल कहाँ आना चाहता है, ये यहाँ आना चाहता है इस पोजीशन पे जहाँ वो पहले था, यहाँ से यहाँ गया और अब आना चाहता है यहाँ वापस आना चाहता है, तो इस तरफ को डिफॉर्मिंग और इस तरफ को रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये जस्ट आपने इसको एक बार समझ लेना है बस, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और ये वाली फोर्स कौन सी है, ये है आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स, या फिर इसको कई बार आप अप्लाइड फोर्स भी बोल देते हो। तो दोनों के समझ आए, स्ट्रेच करने वाला और कंप्रेस करने वाले केसेस। ठीक है, तो देखो रिपल्सिव फोर्स कब आती है, जब डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स का बड़ा छोटा होता है। अच्छा, अब जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो लिखा है एट इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो आपको एक चीज पता होगी कि कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल तब होता है जब उसकी एनर्जी जो हो वो मिनिमम हो। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है, कोई पार्टिकल स्टेबल कब होता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इज मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, स्टेबल कब होता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें एक, अब देखो, ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है सारी। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपने नोट कर लेनी है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम यहां पे एक ग्राफ लोड करते हैं पहले।
देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है ना। तो जब पार्टिकल स्टेबल कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो आपकी, सबसे बड़ी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ग्राफ एक प्लॉट करते हैं इसके बीच में, देखो जैसे मान लो मेरे पास ये ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये ग्राफ आपकी कई बार बुक्स में दिया होता है, जो आपकी NCERT की बुक्स होंगी या फिर आपके पास कोई अलग पब्लिशर की बुक्स हो तो उसमें दिया हुआ है ग्राफ। देखना यहाँ पे इस तरफ को आप ले लो आर आपके पास होता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और ऊपर की तरफ आप ले लो U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, U पोटेंशियल एनर्जी ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इस तरफ को है। इस ग्राफ्स में आपके पास मान लो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर एक R0 डिस्टेंस है, और इस R0 डिस्टेंस के ऊपर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है नीचे यहाँ पे, वो मान लो U0 से मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, इस केस में ये मिनिमम होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब इस केस में पार्टिकल जो है वो स्टेबल होगा। इसको समझते और एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखो जैसे अभी पीछे हमने जो एक अपना स्प्रिंग से एक मॉडल बनाया था क्यूब शेप में ना, उसे स्प्रिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, स्प्रिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है, स्प्रिंग मॉडल कहते हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वही अपना स्प्रिंग मॉडल यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल शेप में अगर मैं बना दूँ, ऐसे बना दिया, मान लो रफली ऐसे मैंने बना दिया, तो देखो ये अभी मान लो आप ऐसे मान के चलो कि ये वाला जो अभी बॉडी आपकी सॉलिड बॉडी है वो स्टेबल है, मतलब इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ना वो क्या है, वो इस तरीके से अरेंज है कि ये बॉडी स्टेबल है। तो जैसे मान लो ये ऐसे है, अभी इसके बीच का जो दूरी है वो R0 है, मतलब अभी ना तो इसको आपने बाहर से स्ट्रेच किया है और ना ही आपने इसको अंदर की तरफ कंप्रेस किया, ये बॉडी एज इट इज पड़ी हुई है, कोई भी चेंज नहीं किया इसकी शेप में आपने। तो इसके बीच का डिस्टेंस R0 है। अभी R0 डिस्टेंस पर ये बॉडी कैसी है, तो आप बोलोगे भाई R0 डिस्टेंस, जब इसके बीच में R0, इसके बीच में R0, इसके बीच में जो R0 है, इस डिस्टेंस पर ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी इस टाइम पे स्टेबल है। स्टेबल मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो इसका मतलब इस ग्राफ से समझते हैं। देखो अगर मैं इस डिस्टेंस को R0, देखो R0 यहाँ पे है, ये आपका R0 पर देखो नीचे आके जो ग्राफ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, मिनिमम है। तो यहाँ पे ये मिनिमम हो गया। अगर आप इस डिस्टेंस को, यानी कि अगर आप इस वाले पार्टिकल को उठाकर आगे की तरफ ले जाओ तो आपका R जो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहेगा, ठीक है। R क्या होगा, आगे की तरफ इंक्रीज होगा। तो देखो जैसे जैसे वो आगे की तरफ R इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इधर को बढ़ रही है, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस R0 डिस्टेंस को अंदर की तरफ, जैसे आप इसको पहले बाहर की तरफ ले गए, अब अगर इसे आप कंप्रेस करोगे अंदर की तरफ, ऐसे इसको अंदर की तरफ दबाओगे, कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस करने पे R0 घटेगा। तो घट किस तरफ रहा है, इस तरफ को घट रहा है। तो इस तरफ भी जब घट रहा है तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इधर ऊपर की तरफ क्या हो रही है, फिर से इंक्रीज देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जस्ट एक ग्राफ है जो आपको याद रखना है। तो इधर को भी इंक्रीज, इधर को भी इंक्रीज, और बीच में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे ये बॉडी क्या है, ये सॉलिड बॉडी क्या है, स्टेबल हो चुकी है, ये बॉडी क्या है, स्टेबल हो चुकी है, ठीक है। तो ये बातें आपको यहां से याद रखनी है। तो ये आपके पास, इसको हम ये जो मैंने मॉडल पीछे बनाया था उसको हम स्प्रिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर आप इस R0 इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को आप बाहर की तरफ अगर बढ़ाते जा रहे हो, आप इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करते जा रहे हो, तो क्या होगा कि ये बॉडी क्या चाहेगी, है ना, ये बॉडी क्या चाहेगी, आप बाहर की तरफ जब इसको लेके जा रहे हो तो इस पे आप एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो। तो जब डीफॉर्मिंग फोर्स बाहर की तरफ लग रही होगी तो ये बॉडी चाहेगी कि भाई मैं इसको, इसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या कहेगी, वो कहेगी कि भाई वापस अपनी पोजीशन पे आ जा। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहेगी। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको समझा दूं कि जब यहाँ पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगी आपने बाहर की तरफ तो R0 बढ़ा, लेकिन R0 बढ़ते ही अब ये बॉडी क्या चाहेगी, रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे लाना चाहेगी, क्योंकि ये पोजीशन कौन सी आपकी, दिस पोजीशन इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। तो ये जो टॉपिक है ये आपने सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ लेना है, बाकी पे आपके बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है यहाँ से वो नहीं बनेंगे, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो गाइज ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, तो जिसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई, इलास्टिसिटी क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या होती हैं, और उसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा है अपना इलास्टिक बिहेवियर का टॉपिक पढ़ा कि इलास्टिक बिहेवियर किस तरीके से आप शो करते हो। तो ये बातें आपको याद रखनी है, बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और उसके ग्राफ। थैंक यू।